नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उसी क्रम में उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से इमेज का निर्माण किया जाता है, इसको हम लोग एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे दर्पण होता क्या है। देखिए, दर्पण को अगर हम लोग बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें तो आपके पास में एक इस प्रकार का कांच है जिसके एक सिरे पर आपने लेप लगा दिया है और दूसरा जो इसका भाग है वो परावर्तक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। तो बस इसी प्रकार के जो हमारी कांच होती हैं इसे हम लोग कहते हैं दर्पण। तो दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपको तीन प्रकार के दर्पण देखने को मिलेंगे। एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है वो आपका परावर्तक होता है। इसी प्रकार से एक हमारा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण जो कि आपको अपने घर में देखने को मिल जाएगा। और एक होता है हमारा अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आपके अंदर का हिस्सा है ये परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण के द्वारा आपकी जो इमेज है वो किस प्रकार की बनती है। तो इसे आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में चेहरा देखने वाला शीशा है, देखिए आप जब भी इस प्रकार से शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो फिर आपका जो चेहरा है वो आपको इस शीशे के अंदर दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको रे डायग्राम से इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो जाकर के सतह से टकराएंगी, उसके बाद में वापस लौटेंगी। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे की ओर मिलाते जाएंगे तो इस प्रकार से आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो आपकी इमेज बन रही है वो इमेज होती है सीधी, यानी कि अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो आपको इमेज भी दिखाई देती है सीधी। दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े होते हैं ठीक उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज है वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर बनेगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मान लेते हैं आपकी जो पूरी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर या फिर आप 5 फीट कह लीजिए। अगर आपकी पूरी हाइट 5 फीट की है और आपको अपना पूरा इमेज किसी दर्पण के अंदर देखना है तो उसके लिए आपको 2.5 फीट के दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्रश्न पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आइए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से ना केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बल्कि जो आपके यहाँ पर इमेज बनते हैं उनके बारे में भी इनकी मदद से आप जान सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक दर्पण है। दर्पण की बात करें तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बीचों बीच से जो गुजरने वाली लाइन है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच में ये जो आपको बिंदु दिख रही है इस बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, पोल या फिर इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ से मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं इसकी फोकस दूरी। फोकस को हम लोग नाभि केंद्र भी कहते हैं या फिर आप लोग फोकस दूरी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा सी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप लोग हिंदी में वक्रता केंद्र भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं और ये आपके फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। तो ग्रुप डी में कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका क्या संबंध है फोकस दूरी के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे लेंस के पोल से फोकस दूरी आपकी 2 सेंटीमीटर है
तो उसी लेंस के लिए जो हमारा वक्रता केंद्र है ये आपको 4 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो आपका वक्रता केंद्र है ये फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने जान ली हैं। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसके द्वारा जो इमेज बनाया जाता है उस इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल है। अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर कोई भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये आपके लेंस से टकराने के बाद में उस पार्टिकुलर लेंस के फोकस से होकर के गुजरेगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये आपके लेंस से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पर जो आपका फोकस बिंदु है वहां से होकर के ये किरण हमारी गुजरेगी। दूसरे रूल की बात करते हैं तो दूसरे रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण हमारे दर्पण के मैंने लेंस बोल दिया शायद पीछे, तो दर्पण ध्यान रखिएगा, अगर हमारे दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो ये जो आपकी किरण है ये यहाँ पर हमारी नॉर्मल आपतित हो रही है, यानी कि 90 डिग्री पर ये आपकी आपतित होती है और इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी प्रकाश की किरण है ये आपके इसी रास्ते से लौट जाती है। और ये प्रश्न अभी आपके 17 या 18 को पूछा भी गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण सी से होकर के गुजरेगी तो वो आपके उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। रूल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रूल नंबर 3 में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे दर्पण के फोकस से होकर के गुजरेगी तो ये जो प्रकाश की किरण है वो आपके दर्पण से टकराने के बाद में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल बढ़ेगी आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपके दर्पण से टकरा रही है और उसके बाद में सीधे आगे की ओर बढ़ेगी। रूल नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के पोल से जाकर के टकराती है तो उसके बाद में ये जो किरण है वो सेम एंगल पर अपोजिट साइड में आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर ये 30 डिग्री के एंगल पर पोल से जाकर के टकरा रही है तो 30 डिग्री के एंगल पर ही ये जो आपकी प्रकाश की किरण है वो आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए जो आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको 4 रूल देखने को मिलेंगे। वैसे ये जो चौथा रूल है इसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मुख्य रूप से आपके पहले और तीसरे रूल का यूज किया जाता है और इसी के द्वारा आप आसानी से अवतल दर्पण के लिए जो इमेज है उसको बना सकते हैं। चलिए तो केस नंबर 1 हम लोग लेते हैं। केस नंबर 1 में कहा गया है कि जब वस्तु सी से परे हो, तो केस नंबर 1 में क्या कहा गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपको सी से भी दूर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो हमारे लल्लू भैया हैं ये आपको यहाँ कहीं पर खड़े हुए दिखाई देंगे। अब आइए रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग पहले रूल का यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो आपके दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से हो करके आगे बढ़ेगी। दूसरे रूल का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है वो आपके दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर आगे बढ़ेगी कुछ इस प्रकार से। और आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये हमारी प्रकाश की किरणें आपस में कट करती हैं वहीं पर आपके इमेज का निर्माण होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इमेज आपको देखने को मिलेगा। अब इमेज देख करके ही आप इसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो इमेज बनी है वो आपके वस्तु से छोटी है, ठीक है। ये जो इमेज बनी है वो आपकी उल्टी इमेज बनी है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी एक रियल इमेज है। कैसी है? ये आपकी रियल इमेज है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। और महत्वपूर्ण चीज आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इमेज बन रही है वो आपके सी और एफ के बीच में है। कहाँ पर? सी और एफ के बीच में इस इमेज का निर्माण हो रहा है।
अब बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सी के ऊपर प्लेस यहां पर कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब रे डायग्राम आइए यूज करते हैं। तो पहले वाले रूल से जो हमारी किरण है वो फोकस से होकर के गुजरेगी, दूसरे वाले रूल से जो आपके फोकस से जा रही है वो हमारे मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो आपकी इमेज है वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि सी के ऊपर ही हमारा ऑब्जेक्ट है और जो आपकी इमेज बन रही है वह इमेज भी सी के ऊपर ही यहां पर बन रही है। इमेज को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो इमेज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज का है, यानी कि दोनों की साइज भी समान है, रियल इमेज है और ये आपके वस्तु के बराबर है। तो आप कह सकते हैं इमेज जो है वो रियल बन रही है, ये इमेज आपकी उल्टी है, वस्तु के बराबर है और जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक उसी स्थान पर इमेज का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं था, फिर हम लोग यहां पर लेकर के आए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कुछ इस प्रकार से प्लेस करेंगे। आइए फिर हम लोग रे डायग्राम का यूज करते हैं। तो एक किरण जो हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी। दूसरी जो हमारी किरण है जो कि आपके फोकस से होकर के गुजरेगी, ये आपके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और इस प्रकार से आपको यहां कहीं पर इमेज देखने को मिलेगा। इमेज की अगर हम लोग नेचर की बात करते हैं तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो यहां पर हमारा इमेज बन रहा है वो इस बार वस्तु से बड़ा है। इमेज अभी भी हमारा रियल है और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है वो बना है आपका उल्टा। तो आप लोग सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इमेज यहां पर वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और ये आपके सी से परे होगा। कहां पर, सी से दूर इस इमेज का निर्माण हो रहा है। अब बात करेंगे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अब हम लोग फोकस बिंदु के ऊपर प्लेस करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1, तो ये जो आपके प्रकाश की किरण इस प्रकार से आगे बढ़ रही है ये हमारी फोकस से होकर के गुजरेगी। फिर हम लोग रूल नंबर 4 का यूज करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारी प्रकाश की किरण है वो आपके पोल से टकराने के बाद में बिल्कुल सीधे आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि जिस एंगल पर ये आ रही है ठीक उसी एंगल पर ये आगे बढ़ रही है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से इन दोनों लौटने वाली प्रकाश की किरणों को देखते हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये दोनों जो किरणें हैं वो हमारी हो गई हैं समानांतर। कैसी हैं, ये दोनों किरणें हमारी हो गई हैं समानांतर। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों किरणें आपकी कहीं पर नहीं मिलेंगी और इस स्थिति में जो हमारी इमेज है वो आपको अनंत पर कहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि इमेज यहाँ पर भी वास्तविक होगी। इमेज आपकी इधर बन रही है नीचे की ओर, तो इमेज आपकी उल्टी होगी। इमेज आपके वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी और ये जो इमेज है वो आपको अनंत पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए जो फाइनल केस है। तो कॉनकेव मिरर का जो 5वां केस है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा। आइए रे डायग्राम एक बार फिर से हम लोग ड्रा करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है वो आपके फोकस से होकर के गुजरेगी और इसको हम लोग आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे। उसके बाद में जो किरण आपके पोल पर जा रही है ये आपके पोल पर टकराने के बाद में इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और यहाँ पर जो हमारी दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो आपकी एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इस दूर जाने से आप लोग ये जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों किरणों का कहीं पर भी मिलन नहीं होगा। क्या होगा, इन किरणों का कहीं पर भी मिलन नहीं होगा। तो इस स्थिति में इसको हम लोग पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों किरणें आपकी मिल रही हैं अब आपका इमेज यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा। तो आपने देखा ये बिल्कुल यूनिक केस है अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अभी तक हमने अवतल दर्पण में देखा था
कि जो भी हमारी इमेज बन रही थी वो सारी इमेज रियल थी, उल्टी थी, कभी वस्तु के बराबर थी, कभी छोटी थी, कभी बड़ी थी, वो अलग केस है। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अवतल दर्पण के लिए जो इमेज है वो आपकी इमेजिनरी है, यानी कि ये पूरी तरीके से काल्पनिक इमेज है, और यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो वस्तु के साइज से बड़ी है, और ये जो इमेज है वो सीधी है। तो पहली बार आपको सीधी और आपको काल्पनिक इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि इमेज काल्पनिक है, ये सीधा है, वस्तु से बड़ा है। तो ये हमारा हो गया पांचवा केस। इस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए जो भी इमेज का निर्माण होता है उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसी केस का यूज करेंगे आप लोग सेविंग मिरर में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सेविंग के लिए मिरर होता है वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। या फिर जो लड़कियां मेकअप करती हैं उस मेकअप में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब अगर आपने रे डायग्राम समझा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण का यूज हम करते क्यों हैं। क्योंकि जब आप लोग इसके बहुत ही पास जाते हैं, यानी कि फोकस और पोल के बीच में आप कहीं आ जाएंगे, तो उस स्थिति में जो आपकी इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, और चेहरे पर जो आपके दाग वगैरह हैं अगर आप उनको मेकअप से ढकना चाहते हैं तो आप उनको अच्छे से देख करके ढक सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग पुरुष हैं और सेव वगैरह कर रहे हैं तो आप आसानी से अपनी सेविंग को यहाँ पर कर सकते हैं। सेविंग मतलब दाढ़ी या मूछें जो आप लोग करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आसानी से कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब चलते हैं उत्तल दर्पण पर, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आइए पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं। तो रूल नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर हमारी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये जो आपकी किरण है वो परावर्तन के बाद इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन इसे हम लोग अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमारे फोकस से होकर के आगे बढ़ेगी। मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो आपकी किरण है वो फोकस से आ रही है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से गिरती है कि वो आपके सी के ओर आगे बढ़ रही है तो हमको यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो आपके सी से आ रही है। रूल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो हमारा दर्पण है उसके फोकस की ओर जा रही है तो ये आपके रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और इस स्थिति में हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये हमारे फोकस की ओर जा रही थी। तो ये आपको यहाँ पर 3 केस मिले। चौथा केस बिल्कुल आपके दर्पण वाला है, अवतल दर्पण वाला, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण पोल पर जाती है तो ये आपके सेम एंगल से अपोजिट साइड में आगे बढ़ेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं टोटल 4 केस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, और इन्हीं में से किन्हीं 2 का यूज करके हम लोग उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर जो इमेज है उसका निर्माण करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में कहा गया है कि जब वस्तु पोल से दूर स्थित है, तो पोल से दूर यहाँ कहीं पर हमने वस्तु को रखा हुआ है। आपकी जो रे डायग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण जा रही है वो आपके दर्पण से टकराने के बाद में इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है। इसी प्रकार से जो किरण आपके सी की ओर आगे बढ़ रही है ये भी आपके यहाँ से टकराने के बाद में लौट जाएंगी, और इस स्थिति में जो हमारी यहाँ पर रे डायग्राम है इनको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो आप लोग एक को बढ़ाएंगे ये फोकस से गुजरेगी, दूसरे वाले को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये सी से हमारी गुजरेगी, और जहाँ पर ये दोनों आपस में कट कर रही हैं वहीं पर आपके इमेज का निर्माण होगा। अब आप लोग इस डायग्राम को देख करके इमेज का अंदाज़ा आसानी के साथ लगा सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पोल से दूर रखा हुआ है तो जो आपकी इमेज है वो इमेज सीधी बनेगी। ये इमेज आपकी काल्पनिक होगी, यानी कि ये रियल इमेज नहीं होगी, और यहाँ पर जो वस्तु का साइज है वो भी हो जाएगा छोटा। तो सिंपल शब्दों में कहें तो इमेज हमारी आभासी होगी, सीधी होगी, वस्तु से छोटी होगी, और ये आपके फोकस और पोल के बीच में कहीं पर बनेगी। तो ये हो गया पहला केस।
दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पोल के थोड़ा सा और पास लाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो आपकी इमेज बन रही है वह इमेज एक बार फिर से हमारी फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। इस बार थोड़ी सी बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार आप फिर कह सकते हैं कि इमेज जो हमारी बन रही है वो आभासी है। इमेज एक बार फिर से सीधा है, अभी भी ये वस्तु से छोटा है और ये इमेज हमारी फोकस और पोल के बीच में बन रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए चाहे हम कोई भी केस लें, सारी स्थिति में जो आपकी इमेज है वो वस्तु से छोटी होती है, सीधी बनेगी और ज़्यादातर केस में आपके F और P के बीच में बनेगी। तो कॉन्वेक्स के लिए बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इमेज है वो हमेशा ही होती है आभासी। और इसी के कारण जो आपके गाड़ियों के पीछे देखने वाले शीशे होते हैं, इन शीशों में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं गाड़ियों के शीशों की तो इसमें हमको बहुत बड़े एरिया को कम में देखना होता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की आपको छोटी इमेज देखनी होती है, ज़्यादा एरिया कवर करना है। तो इसीलिए जो आपके गाड़ियों के शीशे होते हैं इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग के लिए यानी कि जो सेविंग मिरर हैं, जो आपके मेकअप के लिए मिरर हैं, वहाँ पर हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। जबकि अगर हम लोग गाड़ियों के शीशों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी आपके दर्पण के द्वारा बनने वाले इमेज हैं उन सभी को समझ लिया है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसके बाद में हम लोग साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इमेज बनाना अच्छे से आ गया है तो आप लोग आसानी के साथ में बता पाएंगे कि फोकस हमारा कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, आपकी जो वस्तु है इसकी दूरी कब निगेटिव होगी या फिर इमेज कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वह इसी क्लास के बाद आपको मिलेगी और उसमें हम लोग यहाँ पर जो आपके साइन कन्वेंशन है मिरर और लेंस के लिए उसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।